दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त प्रबल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल दार्शनिक भारत में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अरस्तू के मैटर और फॉर्म पर। मैटर और फॉर्म क्या है, ये इस वीडियो का काफ़ी दिनों से काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था। और अरस्तू के दर्शन में, अरस्तू का दर्शन हमारे यहाँ पर जो प्लेलिस्ट है अरस्तू पर, उसमें लगभग सभी वीडियोस अवेलेबल हैं। लेकिन ये जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी अरस्तू के दर्शन में, वो बाकी रह गई थी। एक मैटर एंड फॉर्म और संभाव्यता जो है ना, संभाव्यता और वास्तविकता, उस पर भी एक वीडियो आना है। तो बहुत दिन बाद इस वीडियो को लेके आया हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसीलिए मैंने इसमें सारी ज़रूरी चीज़ें जो हैं कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने अब तक इसमें क्या समझ लिया है, पहले वो एक नज़र डाल लेते हैं उस पर। हमने प्लेटो का प्रत्यवाद पढ़ा है ना। प्लेटो का प्रत्यवाद पर वीडियो अवेलेबल है, जिसने नहीं देखी है देखें। दो चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी होंगी। एक तो प्लेटो का जो प्रत्यवाद है वो आप पढ़ लें, समझ लें, और उसके बाद जो अरस्तू का कार्य कारण सिद्धांत है उस पर भी वीडियो आया हुआ है, आप वो देख लें। तो ये दोनों वीडियो अवेलेबल हैं। प्लेटो का प्रत्यवाद पर भी वीडियो अवेलेबल है और अरस्तू के कारणता सिद्धांत पर भी वीडियो अवेलेबल है। तो वो वीडियो देख लें, उसके बाद इसे समझें तो बेहतर समझ में आएगा। प्लेटो ने जो सब्सटेंस माना है, द्रव्य माना है, वो किसे माना है? प्रत्ययों को। और ये बताया था प्रत्यय यानी कि आइडियाज़। तो उन्होंने ये भी बताया था कि ये जो प्रत्यय हैं वो कुछ और नहीं है बल्कि क्या है? सामान्य हैं। जैसे गाय है या मनुष्य है या घोड़ा है, जितने भी प्रकार की चीज़ें इस संसार में हम देखते हैं, ठीक है, तो उस वस्तुओं के प्रत्येक वर्ग के लिए एक प्रत्यय होता है, ऐसा प्लेटो ने अपने प्रत्यवाद में कहा था। जैसे गाय जो हैं, जितनी सारी गाय हैं, चाहे लाल गाय चाहे काली गाय, जैसी भी गाय है, तो उसके लिए एक प्रत्यय है गौत्व। अश्व चाहे कैसा भी हो, उसके लिए यानी पूरे अश्व परिवार के लिए एक प्रत्यय है जिसका नाम है अश्वत्व। मनुष्य जो है उसके लिए भी एक प्रत्यय है मनुष्यत्व। चाहे इंडियन हो, चाहे अफ्रीकन हो, चाहे कॉकेशियन हो, कोई सा भी मनुष्य हो, किसी भी प्रकार का, सबके लिए एक प्रत्यय है। यानी जो जीव या वस्तुएं जो हैं उनके पूरे परिवार के लिए एक एक प्रत्यय जो है होता है। और ये प्रत्यय जो हैं वो क्या है? एक्चुअली में सामान्य है, यूनिवर्सल हैं, ठीक है ना। तो सामान्य और विशेष भी उसमें आपको मिलेगा वीडियो में, वो भी समझें सामान्य और विशेष क्या है। तो ये प्रत्यय जो है वे क्या है? सामान्य है। और जो विशेष हैं, जितने भी हम विशेष देखते हैं, विशेष चीज़ें, यानी कि जैसे कि जो घोड़ा है, काला घोड़ा, एक विशेष घोड़ा जो हम देखते हैं वो विशेष हो गया, ठीक है। राम एक विशेष व्यक्ति है, वो एक विशेष हो गया, ठीक है। तो ये सारी विशेष हैं, जो भी हम चीज़ें देखते हैं वो विशेष हैं, ठीक है ना। तो जब एक किसी की बात करें तो वह विशेष हो जाता है। तो विशेष जो हैं, जितने भी विशेष हैं वो क्या हैं? या तो अंश रूप से जो प्रत्यय है, या तो उनमें अंश रूप से उपस्थित है, अंशवाद जिसे कहते हैं, या फिर जो विशेष है वो क्या है? छायाप्रति है किसकी? प्रत्ययों की। ऐसा प्लेटो ने अपने दर्शन में, अपने प्रत्ययवाद में, आइडियलिज्म में बताया है। और ये जो प्रत्यय हैं वो यहाँ नहीं रहते, वो इस जगत से अलग एक प्रत्यय लोक में रहते हैं, जिसे कॉस्मोई उन्होंने नाम दिया है ना, द किंगडम ऑफ आइडियाज़ जिसको बोलते हैं। तो वहाँ रहते हैं, यानी कि इनके प्रत्ययों की ये खास बात है कि ये जगत से परे हैं, ये है ना, अलौकिक हैं, ये सुपर नेचुरल हैं, दूसरे जगत में रहने वाले हैं, ठीक है। आप आगे देखोगे कि ये जो इनके परालौकिक, वो अलौकिक प्रत्यय जो थे, जो कॉस्मोई में रहते थे, अरस्तु ने फॉर्म के रूप में इन्हीं को धरती पर उतार लिया है। और ऐसा ही थिली ने कहा भी है कि जो प्लेटो हैं उन्होंने, जो अरस्तु जो हैं उन्होंने प्लेटो के प्रत्ययों को आसमान से ज़मीन पर उतार लिया। आप देखोगे इस चीज़ को, प्रत्ययों को ही ये पूर्ण सत्य मानते हैं। पूर्ण सत्य जो है वो प्रत्यय हैं, और ये जो विशेष जो हैं वो कैसे हैं? अर्ध सत्य हैं। इन्हें असत नहीं कहा है, क्योंकि ये छाया प्रति तो हैं कम से कम उनकी, या प्रत्यय में अंश रूप में तो उपस्थित रहता है, तो ये असत नहीं हो सकते। असत खरगोश के सींग होते हैं ना, या आकाश कुसुम जो होता है वो, जिसकी जो दिखे ही ना, जो जिसका किसी तरह से प्रत्यक्ष ना किया जाए, जिसके अस्तित्व की किसी तरह से सिद्धि ना हो, वो होता है असत।
और ये कहते हैं कि प्रत्ययों का ज्ञान ही जो है वो क्या है, वास्तविक ज्ञान है। तो प्लेटो ने किसे द्रव्य माना है, प्रत्ययों को, जो दूसरे लोक में रहते हैं ना, प्रत्यलोक में। एक और जो दार्शनिक हुए हैं वे हैं डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने क्या कहा, डेमोक्रिटस पहले समझ लें, प्रकृतिवादी दार्शनिक आप पढ़ेंगे सुकरात से पहले। तो प्रकृतिवादी दार्शनिक, या उन्हें कहते हैं प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स, या उन्हें कहते हैं नेचुरलिस्टिक फिलोसफर्स, यानी प्रकृतिवादी दार्शनिक। तो उन प्रकृतिवादी दार्शनिक जो हैं उनके 5 स्कूल हैं। पांचों स्कूल में जो सबसे आखिरी स्कूल है ना, यानी सबसे आखिरी संप्रदाय जो है उस विचारधारा का, प्रकृतिवादी विचारधारा का, उन्हें कहते हैं हम एटोमिस्ट, यानी कि परमाणुवादी दार्शनिक। तो परमाणुवादी दार्शनिक में ये डेमोक्रिटस आते हैं। तो डेमोक्रिटस ने क्या कहा है कि जो द्रव्य है वो क्या है, एटम को द्रव्य माना है इन्होंने। तो जहाँ प्लेटो के जो प्रत्यय हैं वो चेतन प्रत्यय हैं, है ना, और वहीं पर डेमोक्रिटस ने किसे मान लिया, एक जड़ चीज को द्रव्य मान लिया। तो प्लेटो का जो द्रव्य है वो एक चेतन द्रव्य है, और यहाँ पर जो डेमोक्रिटस है उनका जो प्रत्यय है वो कैसा है, एक अचेतन, है ना, एक जड़ जो है, जड़ पदार्थ है इनका जो द्रव्य है वो, ठीक है ना। अब अरस्तु ने क्या किया, अरस्तु ने ये किया कि जो प्लेटो के आइडियाज थे, यानी कि जो प्रत्यय थे, है ना, जो प्रत्यलोक में रहते थे वो, और डेमोक्रिटस का जो जड़ एटम थे, है ना, तो उन्होंने जो अपनी सब्सटेंस की परिभाषा दी अरस्तु ने, उसमें उन्होंने प्लेटो के विचार और डेमोक्रिटस दोनों के विचारों को समाहित कर लिया। उन्होंने ये कहा कि जो सब्सटेंस होता है, ये सब्सटेंस जो होता है वो क्या है, वो फॉर्म और मैटर दोनों का क्या है, यौगिक रूप होता है, दोनों का मिला जुला। उनमें जो सब्सटेंस होता है उसमें फॉर्म भी होता है। इस प्लेटो के आइडिया को इन्होंने फॉर्म नाम दे दिया है, ठीक है। और इधर जो जिसके लिए डेमोक्रिटस ने एटम वर्ड का यूज किया था, तो जड़ पदार्थ के लिए उन्होंने एटम परमाणु कहा था, इन्होंने उसे मैटर कह दिया है, ठीक है। तो अरस्तु ने कहा कि जो द्रव्य होता है, यानी जो सब्सटेंस होता है, उसमें फॉर्म और मैटर, ये दोनों चीजें मिली जुली होती हैं, समझ रहे हो। तो सब्सटेंस, उन्होंने प्लेटो और डेमोक्रिटस दोनों के विचारों को मिलाकर इस चीज की, अपने सब्सटेंस की परिभाषा लिखी है, ठीक है ना। तो अरस्तु के जो सब्सटेंस है वो फॉर्म और मैटर दोनों का मिश्रित जो है, दोनों का मिश्रण है। तो अब जिसमें फॉर्म आप समझ रहे हो, फॉर्म को आप उसी रूप में ले लो, दोनों चीज़ों को, फॉर्म और मैटर को जैसे हम लेते हैं, फॉर्म मानी आकार और मैटर मानी पदार्थ। तो अरस्तु की परिभाषा के हिसाब से क्या चीज़ उनके लिए सब्सटेंस हो गया, क्या चीज़ द्रव्य हो गई, ये जो हम जगत में सारी चीज़ें देखते हैं वो सब क्या हो गई, द्रव्य हो गए। कैसे द्रव्य हो गए, क्योंकि हाँ, हम जो भी देखते हैं उसमें दोनों चीज़ें होती हैं। जैसे कि यदि हम एक पेड़ को देखें तो एक पेड़ का एक निश्चित आकार है, यानी उसमें फॉर्म है, और वह किसी चीज़ से, यानी कि लकड़ी से निर्मित है ना, तो उसमें पदार्थ भी है। तो पदार्थ और आकार दोनों है, इसलिए पेड़ जो है वो सब्सटेंस हो गया अरस्तु के लिए। तो इस संसार में जो कुछ भी, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब्सटेंस हैं अरस्तु की परिभाषा में, जबकि प्लेटो की परिभाषा में जो सब्सटेंस था वो इस दुनिया में रहता ही नहीं था, वो कहाँ रहता था, प्रत्यय के रूप में दूसरे जगत में। और डेमोक्रिटस जो थे, वो डेमोक्रिटस केवल जड़ चीज़ों को ही, एटम को ही, परमाणु को, अति सूक्ष्म परमाणुओं को ही उन्होंने क्या माना है, सब्सटेंस माना है। और अरस्तु ने जो चीज़ें हमें सामने दिख रही हैं हमारी आंखों से, जिनका हम प्रत्यक्ष कर पाते हैं ना इस जगत में रहकर, उन सब चीज़ों को उन्होंने सब्सटेंस माना है, ठीक है ना। तो हम ये देखते हैं कि इन्होंने प्लेटो और डेमोक्रिटस दोनों की आइडियाज़ को ले लिया है, दो मतलब प्लेटो का आइडिया ले लिया और उन्होंने उधर से डेमोक्रिटस से एटम जड़ पदार्थ ले लिया है ना, और उन्होंने अपनी परिभाषा रच दी। तो अरस्तु के हिसाब से जो द्रव्य है वह क्या है, ये जो विशेष चीज़ें हैं, यानी हम संसार में जो कुछ देखते हैं वो क्या है, विशेष ही तो हैं। तो ये जो कुछ विशेष है वो सब क्या है, द्रव्य हैं। वे सारी चीज़ें क्या हैं, द्रव्य हैं, यानी कि फॉर्म और मैटर से युक्त विशेष ही सब्सटेंस या द्रव्य है अरस्तु के हिसाब से। विशेष वे होते हैं जिनमें मैटर भी हो, यानी द्रव्य पदार्थ भी हो, और फॉर्म भी हो। फॉर्म को अभी चूंकि हमने वीडियो शुरू किया है तो आप आकार के रूप में कह सकते हो, लेकिन फॉर्म जो है ना बहुत व्यापक चीज़ है, और इसकी तुलना आप आइडिया से कर सकते हो प्लेटो के। तो प्लेटो के आइडिया में जो गुण थे वो अरस्तु के फॉर्म में भी वो सारे गुण हैं,
बस फ़र्क आइडिया और फॉर्म में क्या हो जाता है कि आइडिया जो थे वो दूसरे लोक में रहते थे, कॉस्मोई में, है ना, किंगडम ऑफ आइडियाज़ में रहते थे वो। लेकिन फॉर्म जो है, अरस्तु की जो फॉर्म है वो इसी जगत में, ये जो विशेष चीज़ें हैं इनमें उपस्थित रहती है। और फॉर्म जो है, इस फॉर्म के लिए जैसे कि एक और अंतर है आइडिया और फॉर्म में प्लेटो के, कि जो प्लेटो था उनका आइडिया जो है वो अकेले रह सकता है, यानी कि बिना किसी चीज़ के उसका अस्तित्व था, वह स्वयं में अपना अकेले अस्तित्व रख सकता है बिना वस्तु के। लेकिन फॉर्म ऐसा नहीं कर सकता, फॉर्म का अकेले अस्तित्व नहीं होता है। फॉर्म को कोई, जैसे कि फॉर्म को कोई ना कोई पदार्थ चाहिए होता है, फॉर्म को यानी आकार को कोई ना कोई पदार्थ चाहिए होता है अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है, वस्तु रूप में प्रदर्शित करता है। तो आकार बिना पदार्थ के नहीं हो सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने भारतीय दर्शन में पढ़ा था कि गुण जो होते हैं, जैसे कि पृथ्वी में गुण होता है गंध का, तो गुण जो होते हैं वो बिना द्रव्य के नहीं हो सकते। तो बिल्कुल वैसे ही ये फॉर्म जो है वो गुण है, ऐसे समझ लीजिए आप। ये भी बिना द्रव्य के यानी कि बिना पदार्थ के इसका अस्तित्व नहीं हो सकता, ठीक है। आगे हम देखेंगे मैटर जो है दूसरी ओर, मैटर जो है उसका फॉर्म के बगैर अस्तित्व नहीं हो सकता। आप कोई भी ऐसा पदार्थ बता सकते हो जिसका कुछ ना कुछ आकार ना हो, यानी जिसकी कुछ ना कुछ फॉर्म ना हो, कुछ भी ऐसा कुछ है ही नहीं दुनिया में। तो उधर मैटर जो है वो बिना फॉर्म के नहीं हो सकता, और फॉर्म जो है वो बिना मैटर के नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्म और मैटर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप कुछ भी देख लो, वो दोनों, वो चीज़ जो होगी, कोई वस्तु उठा के देख लो आप, वो दोनों चीज़ों का मिश्रण आपको मिल रहा है, यौगिक है वो फॉर्म और मैटर का। उसमें फॉर्म भी है और उसमें मैटर भी है, दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो ये हो गया। तो विशेष, जो विशेष से यहाँ तात्पर्य क्या है, विशेष से वो है जिसे हम अपने इस जगत में यानी कि स्पेस टाइम में यानी कि दिक् काल में हम जिसे अब इंद्रिय अनुभव द्वारा जान पाते हैं, वो चीज़ें, यानी हम जैसे देख पाएँ आँखों से या स्पर्श कर पाएँ, वो सारी चीज़ें विशेष हैं हमारे लिए, और वे सारी चीज़ें हमें इस जगत में मिलती हैं। तो आप, ये फ़ोटो मैंने खुद ही बनाया है इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं बना है। तो इसमें आप देख सकते हो कि अरस्तु के लिए, अरिस्टोटल के लिए ये जो वस्तु है यही सब्सटेंस है, यही द्रव्य है, ठीक है। और ये जो द्रव्य है वो किसका यौगिक है, फॉर्म का, यानी कि उसका एक आकार है, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, इसका आकार दिख रहा है, गोल है, तो फॉर्म का। और जिस चीज़ से ये बनी है ये बॉल, यानी कि मैटर, जिस सामग्री से, ठीक है ना, तो वह सामग्री मैटर, इन दोनों मैटर का और फॉर्म का ये यौगिक है, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है ये ब्रॉन्ज बॉल जो है। तो इसलिए ये क्या है, ये बॉल जो है वो एक द्रव्य है अरस्तु के परिभाषा के अनुसार। तो मैंने जैसा कि बताया कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैंने इसमें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने इसमें इसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने का प्रयास किया है, ठीक है ना। तो आप धैर्य रख के इसे देखते रहें, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। हमने अरस्तु का कारणता सिद्धांत पढ़ा था। कारणता सिद्धांत यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, पीसीएस के लिए तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है अरस्तु का कारणता सिद्धांत, ठीक है। तो आप, इस पर वीडियो आया हुआ है, आप उस वीडियो को देखें, बहुत ही अच्छा आपको समझ में आएगा उससे। तो अरस्तु ने कारणता सिद्धांत जो अपना दिया है उसमें यह बताया है कि कोई भी कार्य होता है, आप मान लीजिए कुर्सी, हम मटका और मिट्टी का उदाहरण बहुत बार ले चुके हैं, तो आप कुर्सी का ले लो इस बार, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सर आपके पास एक ही उदाहरण है क्या। तो उदाहरण तो बहुत हैं, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जो चलन में आ जाते हैं, ठीक है ना, तो वही चलते रहते हैं। तो यहाँ पर कुर्सी जो है, आप उसका उदाहरण ले लीजिए कि कुर्सी के लिए उपादान कारण कौन है, लकड़ी। कुर्सी लकड़ी से बनती है, उपादान कारण होता है निर्माण की सामग्री। तो ये जो कुर्सी कार्य जो है, इसके लिए उपादान कारण हो जाएगा लकड़ी। आकारिक कारण कौन हो जाएगा, जो बढ़ई होगा उसके दिमाग में जो आइडिया होगा कि मैं वैसी वैसी कुर्सी बनाऊंगा कि उसमें ये वाली डिजाइन होगी ऐसे, यानी जो कुर्सी का प्रत्यय उसके दिमाग में होगा, किसके, बढ़ई के। बढ़ई तो बनाएगा, बढ़ई निमित्त कारण है, निर्माण की शक्ति जिसमें होती है वो वह निमित्त कारण, एफिशिएंट कॉज होता है। और आकारिक कारण वह प्रत्यय है जो बढ़ई के दिमाग में है कि मुझे ऐसी कुर्सी बनानी है, तो वही बाद में निकल के सामने आता है। प्रयोजन कारण, प्रयोजन कारण होता है फाइनल कॉज, यानी कि कुर्सी क्यों बनाई गई, उसका क्या उद्देश्य है, इसलिए। तो ये जो होता है वह होता है प्रयोजन कारण। तो आप इन्हें, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा,
लेकिन मैं आपको इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है कि ये आपके फॉर्म और मैटर से जुड़े हुए हैं, ये तीनों चारों चीज़ें। इसमें आप जब इसको वीडियो को आप देखोगे कारणता सिद्धांत को, तो आप अंत में देखोगे ये 4 कारण हैं, लेकिन इन 4 कारणों को एंड में वो क्या करते हैं, 2 कारणों में ही विभाजित कर देते हैं। वे कहते हैं एक तो उपादान कारण हो जाएगा, और ये जो 3 कारण रह जाते हैं, आकारिक, निमित्त और प्रयोजन कारण, ये तीनों कारण जो हैं वो आकारिक कारण में ही समाहित रहते हैं। इसलिए ये 2 प्रकार के ही कारण आप मान सकते हो, एक उपादान कारण, दूसरा आकारिक कारण। ठीक है, यहाँ देखिए, ये कुर्सी आपका कार्य है। इस कार्य, प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है ना, तो इसका भी कोई ना कोई कारण होगा। इसका उपादान कारण हो गया लकड़ी, आकारिक कारण हो गया बढ़ई के मन का आइडिया, जो प्रत्यय है कुर्सी का कि मुझे ऐसी कुर्सी बनानी है, उसके दिमाग में एक विचार होगा, वो विचार हो गया इसका आकारिक कारण, उसी विचार के अनुरूप इसे आकार देगा। ठीक है, निमित्त कारण यानी कि निर्माण की शक्ति या कौशल किसमें है, बढ़ई में, तो बढ़ई इसके लिए निमित्त कारण हो गया। प्रयोजन कारण कि उसे कुर्सी बनानी है जैसा उसके दिमाग में विचार है, तो ये प्रयोजन कारण हो गया। तो ये जो कारण हैं, ये तीनों आकारिक, निमित्त और ये प्रयोजन कारण, ये तीनों वे कारण हैं जो इसके आकार यानी कि इसकी फॉर्म से जुड़े हुए हैं। इसे फॉर्म देने वाले जो कारण हैं वो ये आकारिक कारण, निमित्त कारण और प्रयोजन कारण हैं, जिन्हें तीनों को एक ही में जोड़कर आकारिक कारण कह दिया जाता है। और इसमें जो मैटर से जुड़ी हुई चीज़ है वो है इसकी सामग्री, यानी कि इसका उपादान कारण। तो इस कुर्सी को यदि आप देखोगे तो इसमें ये जो कुर्सी का आप काला रंग देख रहे हो, ये कुर्सी हार्ड है, कठोर है ना, तो आप उसकी कठोरता, उसकी ये डिज़ाइन देख रहे हो आप, जो कुर्सी की डिज़ाइन जो है वो, ठीक है, और ये तो हो गई इसकी फॉर्म, ये इसके फॉर्म का हिस्सा हो गया। और इसमें जो मैटर हो गया, कुर्सी में मैटर हो गया, इसकी जो लकड़ी है वो, इस कुर्सी के केस में लकड़ी जो है इसके लिए मैटर हो गई। तो आप यहाँ से एक बात तो समझ गए होंगे कि फॉर्म जो है वो क्या है, आप मैटर को छोड़ के वस्तु में जो कुछ भी बचता है वो सब कुछ उसका फॉर्म है। ठीक है, यदि मैटर को हटा दिया जाए, तो यहाँ पर यदि लकड़ी को हटा दो आप, तो लकड़ी को हटाने के बाद इस कुर्सी में जो कुछ भी बचेगा, यानी कि इसकी डिजाइन, इसका वजन, ठीक है, इसका काला रंग, जो कुछ भी बचता है लकड़ी को हटा देने के बाद, वो सब फॉर्म का हिस्सा हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि फॉर्म बड़ी चीज़ है, और है भी, क्योंकि फॉर्म जो है वो वस्तु के सार गुण हैं। समझ रहे हो, उसका सार तत्व है, उसमें जो कुछ भी होता है। जैसे, क्योंकि फॉर्म क्या है, प्लेटो का आइडिया है, ऐसे मान लीजिए, बस उसका नाम बदल गया है और वो ज़मीन पे उतर आया है, धरती पे, आसमान से, है ना, तो आइडिया है। और आइडिया जो होता है वो क्या था, आइडिया था गौवत्व। गौवत्व यानी कि गौवत्व एक ऐसा आइडिया है, एक ऐसा प्रत्यय है जो सारे प्रकार की गायों को अपने अंदर समाहित कर लेता है, काली गाय भी, पीली गाय भी, क्योंकि वे सभी गायों का सार तत्व है, इसलिए। तो ऐसे ही फॉर्म जो है वो वस्तु का सार तत्व होता है, उसके सारे गुण, जितने भी चीज़ उसमें हैं समाहित, वो सब उस फॉर्म की वजह से उसमें होती हैं, दी मैटर को छोड़ दिया जाए तो। और दूसरी चीज़ जो होती है, उसका निर्माण किससे हुआ है, उस निर्माण की सामग्री को यहाँ पर अरस्तु कहते हैं मैटर। ठीक है, तो आप ये समझ चुके हो कि आकारिक कारण, निमित्त कारण और प्रयोजन कारण ये संयुक्त रूप से फॉर्म देते हैं वस्तु को, है ना, और फॉर्म में उसके आकार, रंग, गुणधर्म आदि, विन्यास आदि, ये सब चीज़ उसके अंदर समाहित होती है। यदि आप सफ़ेद कुर्सी का एक उदाहरण लेते हो, तो सफ़ेद रंग कुर्सी का, उसका आकार, उसकी डिजाइन, ठीक है, उसका वजन, ये सब उसकी फॉर्म के हिस्से हैं। और बची लकड़ी, तो लकड़ी हो गई मैटर। तो जो वस्तु के निर्माण की सामग्री है वो हो गई मैटर, यानी कि इस कुर्सी के केस में मैटर क्या है, लकड़ी। अब इसको परिभाषित करने का समय है, ये तो हमें समझने वाली बात हो गई। अब मैटर और फॉर्म की परिभाषा क्या है, तो मैटर वह है जो परिवर्तित होता है। मैटर क्या है, मैटर यानी हिंदी में पदार्थ कहते हैं इसको, है ना, और फॉर्म को कहते हैं आकार। तो मैटर वह है जो लगातार परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, जैसे कि लकड़ी, आप लकड़ी को लेते हो, आप कुर्सी बनाइए, कुर्सी का उदाहरण है, तो कुर्सी के उदाहरण में लकड़ी जो है वो मैटर है। क्यों, क्योंकि वो लकड़ी को ही, लकड़ी पहले बड़ी सी होती है ना, एक लॉग टाइप में होती है, उससे फिर बढ़ई काट के फिर उसमें से लकड़ी बनाता, वो कुर्सी बनाता है। तो परिवर्तन किसका हुआ, लकड़ी का, कुर्सी के रूप में। तो जिस सामग्री का परिवर्तन होता है उसको कहते हैं मैटर, और फॉर्म वह है जिसमें परिवर्तन होता है। कुर्सी में परिवर्तन हुआ है लकड़ी का, ठीक है, तब कुर्सी बनी है। तो लकड़ी का परिवर्तन किस में हुआ, फॉर्म में। तो यहाँ 2 बातें क्लियर हो गई।
एक तो मैटर वो है जो परिवर्तित होता है, ठीक है, यानी कि है परिवर्तनशील होता है। दूसरा फॉर्म वह है जिसमें परिवर्तित होता है। तो फॉर्म स्वयं स्थायी होती है, वह परिवर्तनशील नहीं होती फॉर्म, ठीक है। तो फॉर्म जो है वो कैसी मानी गई है, स्थायी मानी गई है। और कुर्सी के केस में लकड़ी जो है वो क्या हो जाएगा, आपका मैटर हो जाएगा, और उस लकड़ी कुर्सी का रंग रूप जो भी होगा वो सब उसके फॉर्म के हिस्से हो जाएंगे। यदि आप कपड़े का उदाहरण लेते हो तो कपड़ा जो है, कपड़े का रंग, कपड़े की डिजाइन, ठीक है, कपड़े का आकार, ये सब हो गया उसका फॉर्म। और जो धागे से कपड़ा बना है ना, धागा यहाँ पर, ठीक है, यानी कि रेशा जो है वो रेशा हो गया मैटर इस केस में, कपड़े के केस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो समझने की अब बात जो है वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि फॉर्म और मैटर जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, वे परस्पर सापेक्ष होते हैं। यानी कि एक वस्तु के लिए जो चीज़ मैटर है, दूसरी वस्तु के लिए वही फॉर्म हो सकती है। तो ये सापेक्ष होते हैं, ये वस्तु सापेक्ष हैं, बदलते रहते हैं। यानी एक केस में जो मैटर है, दूसरे केस में वही सामग्री, वही चीज़ फॉर्म बन जाएगी, और वही जो एक केस में फॉर्म है वो दूसरे केस में मैटर बन जाएगी। ऐसा होता है। जैसे कि क्योंकि ये सापेक्ष हैं, ठीक है, यानी ये एब्सोल्यूट नहीं है, निरपेक्ष रूप से कोई भी मैटर नहीं है, कहने का अर्थ ये है, और कोई भी फॉर्म नहीं है। हालांकि बताते हैं अरस्तू ने, ऐसा नहीं है कि इसकी व्यवस्था की है कि कुछ एब्सोल्यूट फॉर्म भी है, कुछ प्योर फॉर्म भी है, कुछ प्योर मैटर भी है, तो उनने वो भी बताया है, मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास किया है मैंने। लेकिन ये सापेक्ष होते हैं फॉर्म जो है, ठीक है, यथार्थ रूप से, वास्तविक रूप में ये कैसे होते हैं, सापेक्ष। यानी कि फॉर्म जो है वो मैटर बन सकता है, मैटर जो है फॉर्म बन सकता है, बस केस बदल सकते हैं, केस बदल जाने पे, चीज़ यानी वस्तु बदल जाने पे। यदि आप कपड़े का उदाहरण लेते हो तो कपड़े के उदाहरण में कपड़ा तो जो हो, कपड़ा हो गया उसकी फॉर्म, कपड़े का रंग, डिजाइन, ये सारी चीज़ें हो गया फॉर्म, और धागा हो गया उसका मैटर। लेकिन यदि आप धागे की बात करो तो धागे में, धागा तो हो गया फॉर्म, धागे का रंग, धागे की मोटाई, ठीक है, और धागे की बुनाई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो धागे की फॉर्म हो गई। और बचा कपास, धागा किससे बनता है, कपास से, तो कपास हो गई, कपास हो गया उसका मैटर। धागे के निर्माण की सामग्री क्या है, कपास, यानी रुई, यानी कॉटन, ठीक है ना। तो यहाँ कपास जो होता है वो क्या हो गया, कॉटन जो हो गया वो मैटर हो गया इस फॉर्म में। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर धागा मैटर था और वही धागा यहाँ पर क्या बन गया, फॉर्म बन गया। तो इस तरह से ये सापेक्ष होते हैं, फॉर्म और मैटर, ठीक है। अगली बात यह है कि फॉर्म और मैटर को कभी अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों अवयव जो होते हैं, नॉन सेपरेबल, इन्हें आप अलग अलग नहीं कर सकते। संसार में जितनी भी चीज़ें आप देखते हो वो दोनों, उसमें फॉर्म भी होगी और मैटर भी होगा, दोनों चीज़ें होती हैं। जैसे कि आप यदि कुर्सी को देखते हो तो कुर्सी में मैटर भी है, लकड़ी, और फॉर्म भी है, कुर्सी का आकार, उसका रंग आदि। संसार में एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो केवल फॉर्म से बनी हो या फिर केवल मैटर से ही बनी हो, ठीक है, क्योंकि फॉर्म और मैटर का अलग अलग अस्तित्व होता ही नहीं है, ये दोनों अलग अलग नहीं रह सकते। तो ये दोनों साथ में ही मिलते हैं और इनको अलग करना भी मुश्किल है। यदि आप लकड़ी का एक टुकड़ा भी देखते हो तो उस लकड़ी का एक टुकड़े में भी, कुर्सी वैसे तो लकड़ी से बनती है, ठीक है, तो कुर्सी के लिए तो लकड़ी मैटर हो गया और लकड़ी का आकार जो है वो उसका फॉर्म हो गया। लेकिन यदि आप केवल लकड़ी का एक टुकड़ा देखते हो तो उस लकड़ी के टुकड़े में भी मैटर और फॉर्म दोनों हैं। क्यों? क्योंकि लकड़ी में भी तो अपने गुण होंगे, लकड़ी का भी तो, लकड़ी के टुकड़े का भी तो एक निश्चित आकार होगा, लकड़ी के टुकड़े का भी तो एक निश्चित रंग होगा, तो उसमें फॉर्म है, उसमें उसमें फॉर्म तो है। अब मैटर जो है वो क्या हो गया, वो होगी लकड़ी उसके अंदर, जिससे उसकी रचना हुई है। तो संसार में कुछ भी ऐसा है ही नहीं जो फॉर्म और मैटर से पूरा पूरा बना हो, मतलब केवल फॉर्म से बना हो या केवल मैटर से बना हो। सारी चीज़ें दोनों से ही बनी हुई हैं, इसलिए दोनों साथ साथ ही मिलती हैं। इनको आप अलग करना, इनको संभव नहीं है। यानी संसार में हम जितना कुछ भी देखते हैं वो सब क्या है, वो फॉर्म और मैटर का ही यौगिक है। और यही सब्सटेंस बताया है अरस्तू ने, कि ये कहा है कि सब्सटेंस वो है, द्रव्य वो है जो फॉर्म और मैटर से के मिश्रण से तैयार हुआ हो, है ना, यानी उसमें मिले जुले रूप में फॉर्म और मैटर हो, ठीक है ना, इसी को सब्सटेंस कह दिया है। तो ये दोनों अलग नहीं किए जा सकते हैं और इनकी अलग अलग सत्ता होती भी नहीं है। हालांकि अरस्तू ने प्योर मैटर और प्योर फॉर्म की उल्लेख किया है, लेकिन
अरस्तू ने यह भी कहा है कि केवल वैचारिक दृष्टिकोण पर ही होते हैं, यथार्थ में ये नहीं मिल सकते। यानी कि एक उन्होंने बताया कि एक ऐसी चीज़ भी होती है जो प्योरली क्या है, मैटर है, यानी वह शुद्ध मैटर है, और एक ऐसी भी चीज़ है जो क्या है, शुद्ध फॉर्म है। तो लेकिन ये मिलते हैं, लेकिन कैसे, केवल विचारों में, केवल वैचारिक दृष्टिकोणों में, वास्तविकता में नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। तो प्योर मैटर जो है, प्योर मैटर को उन्होंने कहा है प्राइमा मैटेरिया। प्राइमा मैटेरिया जो है उसको उन्होंने क्या कहा है, वह प्योर मैटर है, यानी उस मैटर में, प्राइमा मैटेरिया में फॉर्म है ही नहीं, वो ऐसा है, वो अकेले रह सकता है, केवल प्योर यानी फॉर्म लेस है, वो उसमें फॉर्म नहीं है बिल्कुल भी। जैसे कि सारी संसार की सारी चीज़ों में फॉर्म होती है ना, फॉर्म और मैटर दोनों होते हैं, लेकिन ये जो प्योर मैटर है जिससे प्राइमा मैटेरिया कहा है अरस्तू ने, इसमें फॉर्म नहीं होती, ये अकेले रह सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने बताई है, जो प्योर फॉर्म है यानी कि जिसमें मैटर नहीं है, वो प्योर फॉर्म के रूप में रह सकती है, उसे कहा है उन्होंने गॉड, ठीक है। ये जो गॉड है ये वो है जो सबको गति देने वाला है। जब गॉड का इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो बता देंगे, ठीक है ना। लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो केवल वैचारिक दृष्टिकोण पर ही मिलती हैं अरस्तू के अनुसार, यथार्थ में इनका अस्तित्व नहीं है, ठीक है। लेकिन वो गॉड का उन्होंने उल्लेख किया है अच्छे से, बढ़िया करके, उनका पूरा कॉन्सेप्ट है। और ये कहते हैं कि संसार को गति देने वाला स्वयं गतिहीन जो है, ईश्वर जो है स्वयं गतिहीन है, लेकिन वह इस संसार की सभी वस्तुओं को गति प्रदान करता है, ठीक है ना। संसार के सभी मैटर को जो है गति प्रदान करने वाला है ईश्वर। लेकिन ये वैचारिक दृष्टिकोण पर ही मिलते हैं दोनों, प्योर मैटर और यानी प्राइमा मैटेरिया एंड गॉड, प्योर मैटर एंड प्योर फॉर्म, ठीक है, यथार्थ में नहीं। तो यथार्थ में कैसे मिलते हैं, यानी वास्तविकता में कैसे मिलते हैं, ये दोनों साथ में मिलते हैं, अलग अलग नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी वस्तु जो होती है वो फॉर्म और मैटर का ही मिश्रण है, यानी कि उसका यौगिक है, उनसे मिलजुल के बने हुए हैं। तो फॉर्म क्या होता है, फॉर्म जो है मैंने जैसा कि बताया कि वस्तु के सार तत्व हैं, सार गुण हैं उसके। तो इसके लिए हमेशा कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए, कुछ मैटर चाहिए, उस मैटर में ही ये फॉर्म हो सकती है ना, अकेले नहीं हो सकती, क्योंकि ये सार गुण है वस्तु के। तो मैटर में, ये मैटर को ये आकार देने वाली चीज़ है मैटर को। जैसे ईंट होती है ना, जैसे ईंट होती है तो ईंट के लिए मिट्टी, गीली मिट्टी जो है क्या किया जाता है, सांचे में भरी जाती है गीली मिट्टी। तो गीली मिट्टी तो हो गया मैटर, और जो सांचा उसको आकार दे रहा है ना, वो फॉर्म कह सकते हो आप कि वो फॉर्म है, उसे आकार प्रदान करने वाला, ठीक है। तो इस तरह से ये होते हैं। और ये जो मैटर होता है, देखो मैटर कैसा होता है, जड़, तो इसमें स्वयं तो गति हो नहीं सकती, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं, एक बीज आपने देखा है, बीज जो है वो मैटर है, क्योंकि उससे पेड़ बनता है, ठीक है। तो बीज जो है, मान लीजिए पेड़ के लिए मैटर हो जाता है वो, है ना। पेड़ के, अगर पेड़ को कार्य मान लो आप, ट्री यानी कि, तो बीज जो हो गया, सीड जो हो गया, वो क्या हो गया, उसके लिए मैटर बन जाएगा निश्चित रूप से, ठीक है। तो अब ये बताओ कि ये जो बीज है वो उसमें, वो तो जड़ है, अब उसमें ये पेड़ बनने की गतिशीलता कहाँ से आ गई उसमें, है ना। ये कीजिए, उसे गतिशील किसने किया, तो ये फॉर्म होती है, ये क्या है, फॉर्म होती है जो उसे प्रेरित करती है गतिशील होने के लिए। यानी गतिशील होने से मतलब है ग्रो करने के लिए, विकास करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, ठीक है। तो बीज जो है वो लगातार, बीज जो है मैटर जो है वो लगातार फॉर्म जो है धारण करता रहता है, लगातार 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 फॉर्म धारण करता है, और अंतिम रूप से एक पेड़ बन जाता है, ठीक है। और फिर बाद में भी ये प्रक्रिया, फॉर्म बदलने की प्रक्रिया जो है वो चालू रहती है। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि विकास के इस क्रम में फॉर्म का परिवर्तन तो होता है, लेकिन फॉर्म जो है वह स्वयं कैसी है, अपरिवर्तनशील है। क्योंकि ये बात समझने का प्रयास करें कि फॉर्म जो है वो कैसी है, स्थायी। बीज जो होता है वो फॉर्म के क्रम, बहुत सारे क्रम को पार करता है, फॉर्म नहीं बदलती, ये फॉर्म है बीच में, ये जो सारी फॉर्म दिखा रहा हूँ मैं आपको, और फाइनली एक पेड़ बन जाता है। तो इसमें यहाँ समझने की बात ये है कि ये जो मैटर है वो लगातार एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में पहुँचता रहता है, यानी कि फॉर्म जो है वो उसे अपने अपने ढंग से सजाती रहती है उस बीज को, और अंतिम रूप देती है फॉर्म, किस रूप में, पेड़ के रूप में, ठीक है। तो जो फॉर्म्स हैं वो सीरीज में चलती हैं, बहुत सारी सीरीज है फॉर्म्स की, उसमें क्रम में ये मैटर जो है वो फॉर्म अपनी
एक फॉर्म छोड़ के दूसरी फॉर्म में बदल चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में बदल रही है, ऐसा नहीं है, बल्कि मैटर जो है वो एक फॉर्म को छोड़कर दूसरी फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, ये बात होती है। तो इसी को कहते हैं विकास, बीज से पेड़ का बन जाना। पेड़ सुंदर नहीं बना है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, विकास या वृद्धि कह देते हैं। अब देखा कि ये जो बीज था उस ये गतिशीलता के कारण ही तो यहाँ तक पहुंचा, पेड़ बन गया। गति कैसे आई इस जड़ में, तो उसके लिए गति के लिए जिम्मेदार कौन है, फॉर्म। और पूरे संसार की गति के लिए जिम्मेदार कौन है, ईश्वर। क्योंकि सब चीज जो भी जड़ पदार्थ है, जितने भी मैटर है, यानी कि मैटर का ये प्रयास है कि वो फॉर्म को प्राप्त करे। किसको, फॉर्म को प्राप्त करे। और ये जो जड़ पदार्थ हैं इनका ये प्रयास होता है कि अपने उच्चतर श्रेणी की फॉर्म को लगातार प्राप्त करते जाए। यानी कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं, ये होता है संभाव्यता के कारण। आप पढ़ोगे कि जो मैटर होता है उसमें क्या होता है, वस्तु रूप में प्रकट होने की संभावना होती है, शक्ति होती है, यानी कि संभाव्यता होती है उसमें, पोटेंशियलिटी। ठीक है, और ये पोटेंशियलिटी जो होती है वो जब वस्तु के रूप में प्रकट हो जाती है फॉर्म के कारण, तो उस कहलाती है वास्तविकता। यानी फॉर्म जो होती है वो वास्तविकता होती है। आगे आप समझने का, इसे आगे समझाने का प्रयास करूंगा। तो संभाव्यता के कारण क्या होता है कि लगातार क्रम ऊपर की ओर चलता रहता है। एक मैंने ग्राफ बनाया है, वो अभी आगे आगे समझा दूंगा मैं, आपको समझ में आ जाएगा। मैटर जो होता है वो क्या करता है, जैसे कि मैंने अभी समझाया बीज के एग्जाम्पल में, वो लगातार एक के बाद एक फॉर्म को छोड़कर नई फॉर्म को धारण करते हुए, नई फॉर्म को लेते हुए वह परिवर्तित करता रहता है। अब में वो तो गीली मिट्टी की तरह है, मैटर जो है वो गीली मिट्टी है, ऐसे मान लीजिए आप कि उसे जो भी आकार मिलेगा, जो भी फॉर्म मिलेगी, उसमें वो अपने आप को सेट कर लेगा। मैटर ऐसा है, वो कोई भी रूप धारण कर सकता है। और रूप कौन देगा, ये फॉर्म का काम है। ठीक है, रूप देने का काम किसका है, फॉर्म का। जैसे मिट्टी जो है आप गोल सांचे में डालोगे गोल हो जाएगी, और चौकोर सांचे में डालोगे चौकोर रूप धारण कर लेगी। ऐसे ही जल होता है, जल जिस गिलास में करोगे वैसा आकार धारण कर लेगा, थाली में करोगे तो फैल जाएगा, और गिलास में करोगे तो वैसे हो जाएगा। तो इस तरह से मैटर जो होता है वो तो अपनी फॉर्म के अनुरूप रूप धारण करता रहता है, स्वयं को परिवर्तित करता रहता है। ठीक है, तो मैटर में ये क्या होती है, संभाव्यता होती है वस्तु रूप में प्रकट होने की। ठीक है, मैटर जो है, मैटर वस्तु, जैसे कि लकड़ी के अंदर ये संभावना है, ये संभाव्यता है कि वो, यानी कि ये शक्ति है उसके अंदर, ये है ना, पोटेंशियल है कुर्सी के रूप में प्रकट होने का लकड़ी के अंदर। तो मैटर के अंदर ये शक्ति होती है कि वह कुर्सी के रूप में प्रकट हो जाए, या संभाव्यता होती है कि वह कुर्सी के रूप में प्रकट हो। और इस संभाव्यता के लिए कौन जिम्मेदार है, ये संभाव्यता कहाँ होती है, स्वयं मैटर के अंदर होती है पहले से ही। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ कुछ लगेगा, यानी कि कहने का अर्थ यह है कि जो मैटर होता है वो कुर्सी का, यानी कि लकड़ी, अगर कुर्सी के एग्जाम्पल में ले लें तो लकड़ी के अंदर जो है पहले से ही ये है, पोटेंशियल है कुर्सी का रूप धारण करने का। लेकिन ये कुर्सी का रूप जो है एक संभावना मात्र है, जब तक इसे फॉर्म नहीं मिलती। जब फॉर्म मिल जाती है तो यह वास्तविक रूप में प्रकट हो जाता है, यानी कुर्सी के रूप में प्रकट हो जाता है, वस्तु रूप में प्रकट हो जाता है। ठीक है, तो वास्तविकता कौन हुई, फॉर्म के कारण वास्तविकता होती है। और ये संभाव्यता जो होती है, यानी कि प्रकट होने की शक्ति किसी वस्तु के रूप में, ये मैटर के अंदर होती है। तो मैटर के अंदर केवल संभाव्यता है, ये पहले से उसके अंदर समाहित रहती है, लेकिन ये वास्तविक रूप कब लेती है, फॉर्म से मिलने के बाद। ठीक है, तो पेड़ जो बीज होता है उसके अंदर पेड़ बनने की संभाव्यता है। ठीक है, आपने एक सिद्धांत मैंने पढ़ाया था पहले भी इस तरह का, खैर अभी यहीं पे फोकस करते हैं। अब यहाँ संभाव्यता की बात करूँ तो देखो, ये जो नीचे, सबसे नीचे मैंने एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश की है, आपको समझ में आए। सबसे जो ये पिरामिड है अरस्तु का, तो इसमें सबसे नीचे जो है, सबसे निम्न श्रेणी में कौन आता है, प्योर मैटर, जो कि कल्पना मात्र है। ठीक है, यानी यथार्थ में नहीं मिलता है। और सबसे ऊपर कौन आता है, प्योर फॉर्म, यानी गॉड। और ये जो आप बीच की सारी चीजें देख रहे हैं ना, ये सारी चीजें मिला जुला रूप है फॉर्म का और मैटर का। तो यही क्या है, यही सब्सटेंस है बीच वाली चीज, यानी प्योर मैटर और प्योर फॉर्म के बीच में जो भी आ रहा है अरस्तु का, वही सब्सटेंस है, वही द्रव्य है। इसमें
मनुष्य है, जीव जंतु हैं, पौधे हैं, और क्या है, ये जड़ पदार्थ जो हमें देखते हैं, जैसे कि ईंट, मकान, दुकान, है ना, लोहा, ये सारी निर्जीव चीज़ें जो हैं वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये इसमें क्या है, ये सब्सटेंस, ये द्रव्य रूप में है। तो इनका ये प्रयास होता है कि ये संभाव्यता के कारण क्या करते हैं, ये एक से एक फॉर्म छोड़ के दूसरी फॉर्म में, दूसरी फॉर्म छोड़ के फॉर्म के कारण ये ऐसा होता है। और ये इनका अंतिम जो प्रयास होता है वो ये प्योर फॉर्म की अवस्था है, यानी कि हम मैटर नहीं है। जैसे जैसे ये ऊपर की ओर चलते हैं, जैसे जैसे ये पदार्थ जो हैं, ये जो सब्सटेंस जो है, ये द्रव्य जो हैं, ये ऊपर की ओर बढ़ेंगे, तो ऊपर की ओर जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे मैटर की मात्रा कम होती जाती है और फॉर्म की मात्रा बढ़ती जाती है। जैसे कि यहाँ नीचे क्या है, प्योर मैटर है, फिर देखो यहाँ पे इसमें फॉर्म भी आ गई, जड़ है लेकिन फॉर्म आ गई, ठीक है। फिर इसमें फॉर्म और ज़्यादा मात्रा में आ गई, फिर और ज़्यादा मात्रा में फॉर्म आ गई, फिर और ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि मनुष्य में गुण आदि चीज़ें जो होती हैं, विवेक, गुण, ज्ञान, बहुत कुछ मनुष्य से, वो जंतु से, पशु से ज़्यादा होता है। तो क्या कहोगे कि उसमें मनुष्य में फॉर्म ज़्यादा है, मैटर कम है पशु की तुलना में, एनिमल की तुलना में। और इससे और ऊपर जाएंगे तो प्योर फॉर्म है, ठीक है। तो प्योर फॉर्म में सब्सटेंस का अस्तित्व है नहीं, ठीक है, वो तो एक वैचारिक स्तर की बात है, ठीक है ना। तो सब चीज़ों का ये प्रयास होता है कि वह अपने इस प्योर फॉर्म वाले रूप की तरफ बढ़े, ठीक है, सब चीज़ों का यह प्रयास है। आगे संभाव्यता पे एक अलग वीडियो आना है, मैं बना के दूंगा आपको, ठीक है ना, तब उसमें आप और बेहतर करके समझ पाओगे। यहाँ पे हमें केवल मैटर और फॉर्म के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ लेना है कि मैटर और फॉर्म जो है वो क्या है, ठीक है। आगे देखिए, अब अरस्तु क्या कहते हैं, अरस्तु कहते हैं कि ये जो फॉर्म है, जैसे कि फॉर्म क्या है, सामान्य है, यूनिवर्सल है। देखो ये सामान्य और विशेष मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, तो वो वीडियो आप देखें, प्लेटो दर्शन की वीडियो होगी कोई सी, उसमें आप ढूंढें कि किस में है वो सामान्य और विशेष को मैंने समझाया है, बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप उसमें देख लें। और यदि मुझे मिल जाता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप सामान्य और विशेष को समझ पाओगे। जहाँ तक है प्रत्ययवाद वाला जो वीडियो है, प्लेटो का प्रत्ययवाद, उसमें ये चीज़ मैंने समझाई है। तो फॉर्म जो है वो जैसे कि प्लेटो का आइडिया है, प्लेटो के आइडिया कैसे हैं, यूनिवर्सल हैं, सामान्य हैं, सामान्य यानी सामान्य सब चीज़ों का सार तत्व है ना, तो वह फॉर्म है। और जबकि मैटर क्या है, मैटर है विशेष। मैटर को क्या है, मैटर क्या है, विशेष। क्यों, क्योंकि फॉर्म जो है एक ऐसी चीज़ है, वो सभी में, सभी वस्तुओं के सारभूत गुण के रूप में या गुण धर्म के रूप में उपस्थित रहती है। सब चीज़ों में अपने अपने गुण होते हैं, है ना, तो वह यूनिवर्सल चीज़ है, वो सभी में उपस्थित होती है फॉर्म। और हर अवस्था के लिए फॉर्म है, ये समझ लीजिए प्लेटो के दर्शन में। और जबकि जो मैटर जो होता है वो कैसा होता है, वह वस्तु विशेषों में भिन्न भिन्न, कोई चीज़ें किसी मैटर की बनी है, कोई चीज़ें किसी मैटर की बनी है, ठीक है ना। तो ये जो है मैटर जो है वो कैसा होता है, वह वस्तु विशेषों के लिए भिन्न भिन्न होता है, यानी कि वह विशेष होता है, ऐसे कह सकते हो आप, है ना, विशेष वस्तु के लिए विशेष प्रकार का मैटर, ऐसे कह सकते हो। तो यहाँ प्लेटो के आइडिया से आप इसकी तुलना कर सकते हो कि जो फॉर्म की तुलना किससे की है, उन्होंने प्लेटो के आइडिया से किया। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो प्लेटो है, प्लेटो का जो आइडिया है, तो प्लेटो के आइडिया में हमने ये पढ़ा था, प्रत्यय जो है प्लेटो का वो कैसा है, वह दूसरे जगत में रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है और सारी वस्तुएं जो हैं वो क्या है, उसकी छाया प्रति हैं, या आंशिक रूप से प्रत्यय जो है इन वस्तुओं में उपस्थित है। अंशवाद और प्रति वो कॉपी थ्योरी जो है ना, उसके अनुरूप चलते हैं। तो फिर ये जो आइडिया हैं वो दूसरे जगत में रहते हैं। और यहाँ पर जो अरस्तु हैं, उनके आइडिया जो हैं वो वस्तु विशेषों में है, यानी कि उनका जो फॉर्म है वो किस में है, वस्तु विशेषों में उपस्थित है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो फ्रैंक थ्योरी है, यानी कि वो प्लेटो के आइडियाज़ को, प्लेटो के आइडिया फॉर्म में कोई फ़र्क नहीं है, बस यही फ़र्क है कि वो मानसिक है और उनकी जो सत्ता है दूसरे जगत में है, और यहाँ पर जो है ये वस्तु विशेषों में उपस्थित है, ठीक है।
सही है ना। तो फ्रैंक थेली इसीलिए कहते हैं कि जो अरस्तु हैं वो प्लेटो के आकाशीय प्रत्ययों को धरती पर ले आए हैं। ठीक है ना। आगे अरस्तु ये कहते हैं कि जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं वो सारी की सारी वस्तुएं इसी फॉर्म और मैटर के संयोग से बनी हुई हैं। यानी कि सारी वस्तुएं जितनी भी हैं, यानी कि सब्सटेंस जो भी है, जो वस्तुएं हैं वो क्या है, सब्सटेंस, उन्हीं को तो कहा है। तो वो सभी चीज़ों में क्या है, ये जो फॉर्म है और मैटर है दोनों मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जो केवल फॉर्म से बनी हो या केवल मैटर से बनी हो। ठीक है ना। तो फॉर्म और मैटर से मिलकर बनी हुई ये सारी चीज़ें ही अरस्तु के लिए सब्सटेंस हो जाती हैं। ठीक है। आगे आगे ख़त्म। तो शायद आपको समझ में आया होगा कि फॉर्म और मैटर क्या है। ठीक है ना। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रयास है कि मिनिमम एक वीडियो आपको रोज़ दे पाएँ। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।